Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Electrical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स अलॉयज एंड इंसुलेटर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। Course outcome: use relevant metals, alloys and insulating material in relevant applications. Learning outcome: students will be able to understand electrical insulator. आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी मिलने वाली है। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल का डेफिनेशन क्या है, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल दिखता कैसे है, उसमें क्या क्या होता है, उसकी डायग्राम भी हमने देखी। देन टाइप्स ऑफ थर्मोकपल अलॉय विद देयर एप्लीकेशन, हमने उसके टोटल 8 टाइप भी देखे जिसके आधार पे हमने उसके प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस भी पढ़े हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सबसे पहले हम इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं कि इंसुलेटर मतलब क्या। तो इंसुलेटर की कॉमन सी डेफिनेशन है, द मटेरियल विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट, करंट एंड साउंड थ्रू इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को, उष्णता, हीट का मतलब होता है उष्णता, उसे ट्रांसफ़र नहीं होने देता, या फिर करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देता, या फिर साउंड मतलब आवाज़ को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, तब हम उसको कहते हैं इंसुलेटर। जब हम उसके अंदर से हीट को जाने नहीं देते हैं तो ऐसे इंसुलेटर को कहा जाता है थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर जब उसमें से साउंड पास नहीं होता तो उसे कहा जाता है साउंड इंसुलेटर। और जब किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता तब उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से क्या पास नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या है, द मटेरियल विच प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, एक एंड से दूसरे एंड से बाहर निकलने नहीं देता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। और इसके बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है, ये हमें पता भी है, जैसे प्लास्टिक करंट पास नहीं होता उसमें से, देन रबर, ग्लास, वुड, ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। अब हम ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के टाइप्स पढ़ेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर: सॉलिड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, लिक्विड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड गैसियस इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो वन बाय वन हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड। और इसके एग्जाम्पल है वुड मतलब लकड़ी, ग्लास मतलब कांच, देन सिरेमिक मटेरियल, माइका, एस्बेस्टॉस एंड रबर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। देन लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सॉल्यूशन स्टेट में होंगे। इसका एग्जाम्पल है मिनरल ऑयल्स एंड सिलिकॉन फ्लूइड्स। देन गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल, ये जो है ये गैसियस फॉर्म में रहेंगे और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इनर्ट गैस। तो ये गैसियस स्टेट में होने की वजह से इसे कहा जाता है गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल। देन हम हमारे इस यूनिट में जिस इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं उस इंसुलेटिंग मटेरियल का नाम है रबर। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो रबर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसे रबर क्या है
रबर मटेरियल क्या है वो पता नहीं होगा। हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं जो रबर से बनी हुई होती है। मतलब हम किसी चीज़ को हमको इरेज करना है तो हम उसके लिए इरेज़र यूज़ करते हैं, तो दैट इरेज़र इज़ मेड ऑफ रबर। जो हमारे पास अलग अलग टाइप की व्हीकल्स होती है, मतलब साइकिल से लेके एरोप्लेन तक, उसके जो टायर्स होते हैं वो बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, रबर का यूज़ जो है वो करते हैं। ऐसे भी हर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, मेटलर्जिकल पर्पज़ के लिए रबर जो है वो काम में आता है, इसलिए रबर को एक इंजीनियरिंग मटेरियल भी कहा जाता है। तो अब हम रबर की करेक्ट वाली डेफिनेशन जो है वो देखते हैं। तो एन ऑर्गेनिक पॉलीमर विथ हाई मोलिकुलर वेट, ये क्या है, एक पॉलीमर है। हमने लास्ट सेमेस्टर में पॉलीमर के बारे में पढ़ा था। लार्ज मोनोमर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ चेन इज कॉल्ड एज पॉलीमर। बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ जॉइन करके एक चेन बनाते हैं और तब उस चेन को कहा जाता है पॉलीमर। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड ये करना है कि रबर इज़ नथिंग बट अ पॉलीमर, जिसका मॉलिकुलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। विच एग्जिबिट इलास्टिसिटी, जिसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। कोई भी रबर का मटेरियल है वो हमेशा क्या रहता है, इलास्टिक रहता है, जिसे हम कहते हैं रबर। और साइंटिफिक भाषा में इसे कहा जाता है इलास्टोमर। उसको क्या कहा जाता है, रबर भी कहते हैं और साथ में उसको इलास्टोमर भी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट डेफिनेशन ऐसी है कि ये है एक हाई मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक पॉलीमर जिसमें इलास्टिसिटी होती है। अब टाइप ऑफ रबर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिजिन रबर्स आर टू टाइप। वो कहाँ से मिलते हैं उसके आधार पे उसके दो टाइप हैं। अगर वो हमको फ्रॉम नेचर मिलते हैं तो उसे कहा जाता है नेचुरल रबर, और अगर उसे सिंथेसाइज किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिंथेटिक रबर। उसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर। तो सबसे पहले हम नेचुरल रबर के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा, आपने देखा भी होगा, एक प्लांट होता है, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज रबर प्लांट। उसे क्या कहते हैं, रबर प्लांट। जब उसको काटा जाता है, उसके ऊपर हम कट करते हैं, तो उसमें से एक मिल्की सब्सटेंस बाहर निकलता है, दूध जैसा वाइट और लिक्विड जो है वो बाहर निकलता है, विच इज़ कॉल्ड एज लैटेक्स, जिसको क्या कहते हैं, लैटेक्स। ये लैटेक्स के ऊपर पूरी प्रोसेसिंग की जाती है और उस प्रोसेसिंग के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। द रबर विच obtained from the milky emulsion latex of rubber plant is called as natural rubber। जो रबर प्लांट के लैटेक्स से मिलता है, मिल्की इमल्शन से मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर। Natural rubber is a polymer which is formed by polymerization of monomer isoprene। नेचुरल रबर क्या है, एक पॉलीमर है। और पॉलीमर कैसे बनता है, जब बहुत सारे मोनोमर ज्वाइन करते हैं तो पॉलीमर बनता है। तो ये जो इलास्टोमर हम बोल रहे हैं, ये जो रबर हम बोल रहे हैं, दिस रबर इज़ अ पॉलीमर। तो वो कौन से मोनोमर से बना हुआ है, तो वो बना हुआ है कौन से मोनोमर से, आइसोप्रीन। तो ये हम देखेंगे आइसोप्रीन। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का मॉलिकुलर फार्मूला है C5H8। तो ये जो फार्मूला है ये तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, C5H8। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आपको याद रखना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है, CH2 डबल बॉन्ड C, देन यहाँ पे ऊपर में एक CH3 होता है, देन यहाँ पे है CH एंड अगेन देयर इज CH2। और ये जो कुछ भी स्ट्रक्चर है ध्यान से समझेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, then single bond CH double bond CH2, this structure is called as isoprene। ये आप इसमें देख सकते हैं पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन। यहाँ पे ये आइसोप्रीन है, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मतलब मोनोमर। ऐसे हमको कितने मोनोमर लेने हैं, n नंबर। कितने लेने हैं, n नंबर, मतलब बहुत सारे। और ये सारे मोनोमर पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे, जॉइन होंगे, एंड गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ
नेचुरल रबर विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, ये सिर्फ आइसोप्रीन है और जब वो पॉलीमर बन जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीआइसोप्रीन, जिस विच इज़ नथिंग बट द नेचुरल रबर। ये जो CH2C डबल बॉन्ड CH ये यूनिट बार बार रिपीट होगा और एक चेन बनेगी विच इज़ कॉल्ड एज नेचुरल रबर और पॉलीआइसोप्रीन। तो आगे बढ़ते हैं हम। लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर जो है वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रबर के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कि क्यों हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी खामियां क्या है। तो वन बाय वन हम उसकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ड्यूरिंग समर नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एंड स्टिकी एंड इन विंटर इट बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल। जो नेचुरल रबर से बनी हुई चीज़ें हैं वो समर सीज़न में जो है वो बन जाती है, सॉफ्ट बन जाती है और स्टिकी मतलब चिपचिपी हो जाती है। और वही अगर विंटर सीज़न चलता है तो वो ड्राई और ब्रिटल बन जाती है। देन इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो नेचुरल रबर होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है, तो भारी भरकम कामों के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ टू वीक टू बी यूज फॉर हेवी ड्यूटी ऑपरेशन। ये इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि हम उसको हेवी ड्यूटी ऑपरेशन के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूट जाएगा, क्योंकि वो वीक है। देन ऑन स्ट्रेचिंग इट अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन। हमने रबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसमें स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी होती है, लेकिन अगर हम नेचुरल रबर से बनी हुई चीज़ को बार बार स्ट्रेच करते हैं, उसको स्ट्रेच कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिनों तक रखते हैं, तो उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो हो सकता है, मतलब वो फिर से अपना शेप साइज रिगेन नहीं करेगा। इट हैज़ लार्ज वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। ये जो नेचुरल रबर होता है इट इज़ नॉट मॉइस्चर प्रूफ नहीं होता। पानी के कांटेक्ट में आया तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन, हेंस इट इज़ लेस ड्यूरेबल। एयर ऑक्सीडेशन मतलब अगर हमने नेचुरल रबर से बनी हुई चीज़ को खुली हवा में छोड़ दिया तो वो हवा में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा और उसकी लाइफ जो है वो बहुत कम होती है। इट इज़ सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, गैसोलीन एक्सेट्रा। ये जो नेचुरल रबर होता है ये अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, गैसोलीन है, केरोसिन है, तो ये उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये सारे क्या है, नेचुरल रबर के लिमिटेशंस हैं। इसलिए हम नेचुरल रबर को हैवी ड्यूटी ऑपरेशन के लिए या एज अ इंजीनियरिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर सकते। तो अब नहीं कर सकते तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, हमें कुछ ऐसी टेक्निक पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक हमको डेवलप करना है कि जिससे हम नेचुरल रबर के ये सारे लिमिटेशंस को हटा सकें और हम उस नेचुरल रबर को भी एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल यूज़ कर सकें। तो बिल्कुल साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने पता किया कि देयर इज़ अ प्रोसेस, वहाँ पे एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम नेचुरल रबर जो है उसको मजबूत बना सकते हैं और उसको फिर हम एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर। उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? वल्कनाइजेशन। ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस करके हम नेचुरल रबर की स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो अब समझते हैं हम कि व्हाट इज़ मीन बाय वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन की डेफिनेशन है अ केमिकल प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग नेचुरल रबर इनटू मोर ड्यूरेबल मटेरियल बाय एडिशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल रबर है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं सल्फ़र। उसमें क्या ऐड करते हैं? थोड़ी मात्रा में सल्फ़र ऐड करते हैं। तो दैट सल्फ़र मेक्स that natural rubber strong and that process is called as vulcanization. Procedure क्या है? The natural rubber is heated with sulfur containing substances like hydrogen sulfide or sulfur powder.
वल्कनाइजेशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नेचुरल रबर को लिया जाता है और उसमें सल्फ़र पाउडर या फिर सल्फ़र से बना हुई केमिकल को ऐड किया जाता है और इस मिक्सचर को हीट किया जाता है। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। देन ये वल्कनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है कि कैसे ये सल्फ़र उस नेचुरल रबर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। एडिशन ऑफ सल्फ़र टेक्स प्लेस across the double bond of isoprene molecule and this prevent the intermolecular movement and make the rubber stiffer। और रबर को ज़्यादा क्या बनाता है, स्टीफ बनाता है। तो इस तरह से ये कार्बन 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 की जो चेन है, ये कार्बन की जो चेन है, ये इट इज़ नथिंग बट द रबर। पॉलीआइसोप्रीन, ये पॉलीआइसोप्रीन और पॉलीआइसोप्रीन, तो ये जब अकेला अकेला इसका पॉलीमर था तो वो जो कुछ भी है कमज़ोर था। लेकिन जब हम उसमें वल्कनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो वल्कनाइजेशन का प्रोसेस करने के बाद ये जो सिंगल सिंगल चेन थी रबर की, सिंगल सिंगल चेन थी रबर की, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाती है। कौन से एटम की मदद से, सल्फ़र की मदद से। तो अब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि एक चेन जो है वो कमज़ोर है, लेकिन एक चेन की जगह पे हमने बहुत सारी चेन उससे एक दूसरे के साथ बांध दी, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाता है, मजबूत बन जाता है। और ये बेसिक कंसेप्ट हम सभी को पता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रबर। पहला रबर तो हमने नेचुरल रबर देखा जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, रबर प्लांट से। अब दूसरा टाइप जो है रबर का, दैट इज़ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हमने खुद सिंथेसाइज किया है, इंसान ने खुद बनाया है, इसीलिए इसे कहा जाता है सिंथेटिक रबर। द रबर विच इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स इज कॉल्ड एज सिंथेटिक रबर। जिसको डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ऐसे रबर को कहा जाता है सिंथेटिक रबर। उसके हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। उसका नाम दिए हैं कुछ स्पेशल टाइप के, दैट इज़ बुना एस, देन बुना एन, देन ब्यूटाइल रबर, नियोप्रीन एंड थायोकॉल। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। आई एम रिपीटिंग, बुना एस, बुना एन, ब्यूटाइल रबर, नियोप्रीन एंड थायोकॉल। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक रबर। ये जो सिंथेटिक रबर है इसमें कौन सी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो रबर की खासियत भी होती है, इलास्टिसिटी। द स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी ऑफ रबर ड्यू टू विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑन रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। मे भी आपने ये इलास्टिक की डेफिनेशन फिजिक्स में पढ़ी भी होगी कि रबर जो है उसको हम कोई प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और जैसे ही हम हमारा फोर्स लगाना बंद कर देंगे वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टैक। इट इज़ समथिंग न्यू फॉर यू कि टैक का मतलब क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ रबर ड्यू टू विच द टू और मोर फ्रेश सरफेस ऑफ रबर कैन स्टिक टू ईच अदर इज कॉल्ड एज टैक। तो टैग का मतलब ये होता है कि टू और मोर रबर के जो सरफेस है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो ये जो चिपकने वाली प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड एज टैग। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्रिज का डोर है और फ्रिज के डोर में आप लोगों ने, आपके घर में भी फ्रिज होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक रबर की स्ट्रिप लगी हुई होती है। जो हमारा मेन कैबिनेट है उसमें भी एक रबर की शीट लगी हुई होती है, और जो डोर होता है उसमें भी ऐसी रबर की चौखट लगी हुई होती है। जब हम फ्रिज को बंद करते हैं तो वो जो रबर है अंदर वाला, वो रबर वो बाहर वाले चौखट के रबर को स्टिक हो जाता है और हमारा फ्रिज जो है वो लॉक हो जाता है। तो वहाँ पे हम रबर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, टैक प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इज़ दी हार्डनेस। तो हार्डनेस की प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि आसानी से उस मटेरियल को छेद नहीं कर सकते हैं और फ्रिक्शन की वजह से उसका आसानी से लॉस नहीं होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हार्डनेस। देन एब्रेशन रेजिस्टेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ रबर टू रेजिस्ट फ्रिक्शनल लॉस इज कॉल्ड एज एब्रेशन रेजिस्टेंट। जल्दी आसानी से उसका फ्रिक्शन भी नहीं होता है। देन एप्लीकेशंस ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर के क्या एप्लीकेशंस है, उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम एग्जाम्पल वाइज देखेंगे।
जैसे कि हमने सिंथेटिक रबर में पहला एग्जाम्पल पढ़ा बुना एस, तो दैट बुना एस इज यूज फॉर मेकिंग द ऑटो टायर्स एंड फुटवेयर कंपोनेंट। जो ऑटो होते हैं, ऑटो रिक्शाज, उसके टायर बनाने के लिए, और फुटवेयर मतलब जो सैंडल्स होते हैं, जूते होते हैं, उनके हिल बनाने के लिए, सोल बनाने के लिए कौन सा रबर यूज होता है? बुना एस। देन सेकेंड इज बुना एन। बुना एन, इट इज यूज फॉर मेकिंग द कन्वेयर बेल्ट्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, अडेजिव एक्सेट्रा। ये जो बुना एन होता है, इस बुना एन को जो इंडस्ट्रीज़ में कन्वेयर बेल्ट होते हैं, कन्वेयर बेल्ट मतलब अपने आप चीज़ें जो है ना एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए एक बेल्ट सिस्टम लगी हुई होती है ऑटोमेटिक, तो वो जो बेल्ट है दैट बेल्ट इज़ कॉल्ड एज कन्वेयर बेल्ट, और वो बने हुए होते हैं बुना एन रबर से। देन एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और कुछ अधेसिव्स जो है, मतलब चिपकाने वाली जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अधेसिव, तो वो बनाने के लिए हम बुना एन रबर को यूज़ कर सकते हैं। देन ब्यूटाइल रबर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द हैंड ग्लोव्स, बॉटल कैप्स, शीट्स एक्सेट्रा। ब्यूटाइल रबर से जो सेफ्टी वाले हैंड ग्लोव्स होते हैं ना, जो इंडस्ट्रियल वर्क करते समय वर्कर लोग यूज़ करते हैं, वो हैंड ग्लोव्स बनाने के लिए। देन बॉटल के जो रबर कॉर्क्स होते हैं वो बनाने के लिए ब्यूटाइल रबर यूज़ होता है। देन नियोप्रीन फॉर मेकिंग द गास्केट्स, हॉसेस, द कन्वेयर बेल्ट्स एंड अधेसिव। जो हमने अभी अभी बात की कि फ्रिज की जो चौखट होती है जिससे हम उसको लॉकिंग सिस्टम बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज गास्केट और हॉस, और कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए नियोप्रीन नाम के रबर को हम यूज़ कर सकते हैं। देन थायोकॉल, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द गास्केट एंड हॉसेस। फिर से गास्केट मतलब वो चौखटें बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि बस में भी जब हम विंडो ऑन, बस या किसी व्हीकल में हम बैठते हैं तो हम विंडो जब ऑन करते हैं, विंडो का कांच जब हम खिसकाते हैं तो उसकी चौखट भी रबर से बनी हुई होती है, तो उसके लिए हम कौन सा रबर यूज़ करते हैं? थायोकॉल। तो दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सिंथेटिक रबर। तो अब बारी आती है समरी की कि आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के बारे में। हमने इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के 3 टाइप्स भी पढ़े डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इंसुलेटिंग मटेरियल। साथ में हमने उसके एग्जांपल्स भी देखे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रबर, रबर टॉपिक में हमने रबर के टाइप्स देखे। एक होता है सिंथेटिक रबर, एक होता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की कुछ लिमिटेशंस पढ़ी और उस लिमिटेशंस को हटाने के लिए हमने एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस पढ़ा विच इज़ कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर, कि कैसे सल्फर ऐड करके हम एक कमज़ोर नेचुरल रबर को स्ट्रॉन्ग रबर बना सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक रबर हमने पढ़ा और साथ में ही हमने एग्जाम्पल वाइज उसके एप्लीकेशंस भी पढ़े हैं। आज के इस वीडियो से आपको रबर के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है और आपके इंडस्ट्रियल लाइफ में भी काम में आने वाला है। देन असाइनमेंट, तो जो हमने पढ़ा वही हमारा असाइनमेंट है। हमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, टाइप्स लिखने हैं। देन रबर के बारे में हमें लिखना है, रबर का वल्कनाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है वो एक्सप्लेन करना है। सिंथेटिक रबर की प्रॉपर्टीज़ एनलिस्ट करनी है और हमें साथ में ही रबर के एप्लीकेशंस जो है वो लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है इंडस्ट्री यूनिट ऑपरेशन, कि इंडस्ट्री में जो छोटी छोटी प्रोसेसेस होती है कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसे कहा जाता है इंडस्ट्री यूनिट ऑपरेशन। तो उसके बारे में हम जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, keep learning, happy learning. Thank you very much.